हेलो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का फर्स्ट वीडियो होगा क्लास 11th के केमिस्ट्री का। और इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बारे में कुछ बातें करते हैं। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि केमिस्ट्री जो है एक बोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे चीजों को रटना होता है। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने क्लास 9th या 10th में ऐसा महसूस भी किया होगा, पर यकीन मानिए कि ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री काफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे चीजों को समझा जाता है, ना कि रटा जाता है। सवाल उठता है, तो फिर हम लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो एक बोरिंग सब्जेक्ट है, एक रटने वाला सब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि हर एक साइंस में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जो लोग उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हैं, उन्हें केमिस्ट्री बोरिंग लगता है, रटने वाला लगता है। लेकिन जो बच्चे उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उन्हें केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है और उसमें वो समझते हैं कि इसमें बहुत सारे चीजों को लॉजिकली जो है वो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है, उस सब्जेक्ट में आप काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को उसमें इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। और एज अ टीचर मेरा पहला टास्क यही होगा कि मैं केमिस्ट्री कुछ ऐसे पढ़ाऊं ताकि इसमें आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके। एक बार जब आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो आप खुद ब खुद जो है वो आप इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा और आप काफी अच्छा जो है वो आप स्कोर कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो पहला टास्क ये होगा हम लोगों का कि उस सब्जेक्ट पे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस सब्जेक्ट के, उनको उनके बेसिक्स को समझना। फिर उस कॉन्सेप्ट पे कुछ फॉर्मूला आएगा, उन फॉर्मूला को हम लोगों को याद रखना होगा, समझकर, रटकर नहीं। और जो हमारा थर्ड टास्क होगा कि उस फॉर्मूला पे हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। अब जो पहला टास्क है कॉन्सेप्ट्स को सीखना, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा। सेकंड जो है फॉर्मूला को याद रखना, वो आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप जानते होंगे। और अब थर्ड जो है वो है कि उस फॉर्मूला पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना होगा। तो जैसे ही हम लोगों का टॉपिक खत्म होते जाएगा, हम लोग असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे। आप उस असाइनमेंट्स को सॉल्व करिए। जब आप उस असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। अब एक बात जो है जो हम लोगों को यहां पर याद रखना चाहिए कि नॉर्मली जब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन होता है और उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करते हैं। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यूनिट का जो है वो ख्याल नहीं करते हैं और इसलिए उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। यूनिट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी प्रॉब्लम्स को जब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अभी आप क्लास 10th में हैं, 11th की ओर जा रहे हैं, तो जो सबसे आपका
फेमस जो फॉर्मूला है वो हम लोग लेते हैं F इज इक्वल टू ma, जो फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग उसी फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। F इज इक्वल टू ma। सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन आता है ऐसा कि फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है। जानते हैं आप, न्यूटन जो है वो फोर्स का SI यूनिट होता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर मास देखें तो मास दिया हुआ है हम लोगों का जो है वो 100 ग्राम दिया हुआ है, और हम लोगों से एक्सीलरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। F इज इक्वल टू ma, फोर्स जो है वो मास टाइम्स एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला में 3 टर्म्स है हमारे पास, जिसमें से 2 टर्म का जो है वो वैल्यू दिया गया है, और हम लोगों से जो एक अननोन टर्म है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? F के जगह यहां 10 लिख दें, मास के जगह यहां 100 लिख दें और यहां पर a लिख दें। क्या हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ यहां न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दिया है, यूनिट का ध्यान नहीं रखा है। तो ये मेथड हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही मेथड है? तो हम लोगों को जो यहां पर वैल्यूज है वो हम लोगों को उनके यूनिट के साथ लिखना चाहिए। जैसे कि यहां पर फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, तो हम लोग यहां पर 10 न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। तो 10 न्यूटन लिखते हैं। मास जो है वो हमारा 100 ग्राम है, तो यहां पर 100 ग्राम लिखते हैं इंटू a। अब आप देखिए यहां पर हम लोगों ने SI यूनिट यूज किया है, पर ग्राम जो है वो मास का SI यूनिट नहीं है। मास का जो SI यूनिट है वो केजी होता है। यानी हम लोगों को यहां पर याद रखना पड़ेगा कि इस ग्राम को पहले हम लोगों को केजी में कन्वर्ट करना होगा। और आप जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यानी अगर कोई मास हम लोगों का ग्राम में होगा तो उसको हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो मास हम लोगों का केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि हम लोग यहां 10 न्यूटन लिखते हैं, यहां पर 100 डिवाइडेड बाय हम लोग यहां पर 1000 लिखेंगे, और अब ये मास किस में कन्वर्ट हो गया? केजी में। और यहां पर जो हम लोगों का अननोन है ए, उसको ऐसे रहने देते हैं। अब आप जानते हैं कि जो न्यूटन है वो हम लोगों का फोर्स का SI यूनिट है, और वही बराबर होता है जैसे मास का SI यूनिट क्या होगा? केजी। तो यहां पर आप केजी लिखिए। और एक्सेलरेशन जो होता है वो आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग कहते हैं। यानी जो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो हम लोग न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन फोर्स का SI यूनिट, वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये है हम लोगों का, यहां से न्यूमेरिकली पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 10 इधर आ जाएगा, तो ये 100 हो गया, और ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हम लोगों का यहां पर केजी इंटू एक्सेलरेशन हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और इसीलिए हम लोगों का यहां पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो हम लोगों का 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो हम लोग जब प्रॉब्लम्स को हम लोग बनाएंगे तो हम लोग वैल्यूज को हमेशा यूनिट के साथ लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप अगर यहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज रखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको हर बार अपने दिमाग में यह बात याद रखना होगा कि अगर हम लोग LHS में SI यूनिट ले रहे हैं तो RHS में भी जितने टर्म्स हैं उनका हम लोगों को SI यूनिट ही लेना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसमें गलती करते हैं। तो जब भी आप केमिस्ट्री पढ़िए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। जो उस कॉन्सेप्ट पे जो हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा उसमें से हर एक टर्म जो है उसके बारे में हम लोग को जानना है। जैसे ये फोर्स हो गया, ये हम लोगों का मास हो गया, ये हम लोगों का एक्सीलरेशन हो गया। और उसके बाद हम लोगों को ये समझना होगा कि इसमें जो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे वो किस यूनिट में हम लोगों को पुट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो होपफुली आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि एक यूनिट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे, है ना, केमिस्ट्री के लिए। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 11th में एनसीईआरटी के 2 बुक्स हैं केमिस्ट्री में, और जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो भी आपके पास 2 बुक्स होगा। यानी टोटल जो है क्लास 11th और 12th में हम लोगों को 4 बुक्स होगा, और उसमें जितने भी चैप्टर्स होंगे उनको हम लोगों को पढ़ना होगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को भी सीखना होगा जो हमारे बुक्स में नहीं है, लेकिन उस पर जो क्वेश्चंस है वो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग उन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे। लेकिन ये बात हम लोग को हमेशा याद रखना है कि हमारे पास एक सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर ही हम लोग को रहना है, क्योंकि अगर हम लोग उस सिलेबस से बाहर जाएंगे तो फिर हम लोगों के पास जितना टाइम अवेलेबल है उसमें हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों का जो मेन पॉइंट होगा वो ये है कि हमारा जो सिलेबस है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखना, और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट्स जो एक्स्ट्रा पूछा जाता है इंजीनियरिंग या मेडिकल के एग्जाम में, तो हम लोग उन सारे को सीखेंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी को तो डील करेंगे ही, और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने का प्रयास करेंगे जिस पर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये हम लोगों का सेकंड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि नोट्स जो है वो बहुत अच्छा बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 3-4 पेन जो है वो यूज करके नोट्स बनाएं, पर नोट्स ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो आप लिख रहे हैं वो क्लियर हो, आप उसे, है ना, आगे के समय में, है ना, जब आप पढ़ें तो आपको समझ में आए। और ये रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ही किसी कॉपी में नोट्स बना लेते हैं, जब एग्जाम का टाइम आता है तो उनको पता ही नहीं होता है कि हम लोग रिवीजन कैसे करें। तो नोट्स बनाना इसलिए जरूरी होता है कि वो लास्ट मोमेंट में बहुत काम आता है, जब आप किसी एग्जाम को देने जा रहे होंगे और 10-20 दिन पहले जो है अगर आपको उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना होगा या पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना होगा, तो उस समय आपको नोट्स जो है वो बहुत हेल्प करेगा। और जब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को पूरा लिखेंगे, हम लोग सिंबॉलिकली नहीं चलेंगे, हम लोग पूरे क्वेश्चन को लिखेंगे। क्योंकि देखिए जब आप पढ़ते हैं तो उस समय तो अगर मैं सिंबॉलिकली भी क्वेश्चन अगर लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद जब आप उस नोट्स को देखेंगे तो शायद आपको समझने में फिर दिक्कत होगा, क्योंकि, है ना, एक जनरल टेंडेंसी होता है कि कुछ टाइम के बाद हम लोग चीजों को भूलने लगते हैं। इसीलिए नोट्स हम लोग को अच्छा बनाना है, और उसमें जो क्वेश्चंस मैं जो डील करूंगा, जिन क्वेश्चंस को, उसका जो है वो मैं पूरा लिखूंगा क्वेश्चंस को, ताकि जब आप रिवीजन करने जाएं तो आपको दिक्कत महसूस ना हो। मैं हर एक चैप्टर को बेसिक से समझाने का प्रयास करूंगा और उसको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो अगर आप हर एक वीडियो को रेगुलरली फॉलो करेंगे बिना किसी वीडियो को स्किप किए हुए, तो आपको हर एक टॉपिक जो है वो आसानी से समझ में आएगा, और उस पे जो भी आप प्रॉब्लम्स को बनाना चाहेंगे, है ना, वो आप आसानी से बना सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट जो है जो आप लोग समझ लिए हैं, एक नोट्स अच्छा बनाना है, दूसरा जो है एनसीईआरटी का जो बुक्स है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, उसको आप हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी से आप उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए। एनसीईआरटी बुक्स सबसे बेस्ट बुक्स है केमिस्ट्री का, और उस बुक्स को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझने में जो है वो आसानी होगा। तो आप साइड बुक्स जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं, पर मैं अभी जो है वो एनसीईआरटी बुक्स आपको रेफर करूंगा। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं और भी आपको कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट है क्या, उसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। तो केमिस्ट्री क्या है? तो हम लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैटर क्या है? तो आप लोग जानते हैं एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज
जिसके पास मास है और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है या स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि मैटर के कंपोजिशंस का क्या मतलब हुआ। तो मैटर के कंपोजिशंस का मतलब यह हुआ कि वो जो मैटर है वो किनसे मिलकर बना है। जैसे अगर आप कहते हैं वाटर, तो जानते हैं आप वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो हम लोगों का H2O है। तो इसका मतलब हुआ कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये उसका कंपोजिशंस हो गया। अब हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो वाटर का एक शेप होता है जिसको हम लोग वी शेप या फिर बेंड शेप कहेंगे, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। यानी हर एक मॉलिक्यूल का एक शेप हो सकता है, तो हम लोग कंपोजिशन भी पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि वो कैसे मिलकर बना है, और साथ ही साथ उसके प्रॉपर्टीज के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे वाटर का अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देखें कि वाटर किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है उसमें हम लोग मेनली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसीलिए कभी कभी यह भी कहा जाता है कि केमिस्ट्री में हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री को यहां पर डिफाइन किए हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री में मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज में फिर आप आ जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलुबिलिटी, है ना। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस किस ढंग से किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप केमिस्ट्री में जो है वो तीन वर्ड्स जो है वो बहुत सुनेंगे, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम लोग देखें कि केमिस्ट्री को हम लोग कितने ब्रांच में हम लोग बांट सकते हैं, तो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। आप फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में तो सुने होंगे। फिर बायोकेमिस्ट्री होता है, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, फिर थ्योरेटिकल केमिस्ट्री होता है, फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग एक सिलेबस के अंदर हम लोग को रहना है, तो हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार से केमिस्ट्री को तीन ब्रांच में हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ब्रांच होगा हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो थर्ड होगा वो हम लोगों का होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप यहां पर देखेंगे दो वर्ड है, फिजिकल, फिजिक्स। तो ये वो केमिस्ट्री है जिसको हम लोग फिजिक्स की सहायता से पढ़ने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे। यानी इस केमिस्ट्री में हम लोग मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग फिजिक्स के जरिए उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग सब लोग जानते हैं, ये वो केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग कार्बन या फिर उसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और कार्बन के कंपाउंड्स को हटा दे तो जो बाकी जितने भी कंपाउंड्स हो गए उनको जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसके ब्रांच को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग मैटर को डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे कि ये पेन, तो इस पेन का अपना एक मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका मतलब है ये एक मैटर है। जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं वो भी मैटर है, जिस टेबल पर रखकर पढ़ते हैं वो भी मैटर है। एयर मैटर है, वाटर मैटर है, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। और इसलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि बुक, पेन, टेबल, वाटर, एयर, ये सब हम लोगों का मैटर के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि मैटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम लोग मैटर को क्लासिफाई करें
तो हम लोग मैटर को दो ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जो है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया और एक दूसरा हो गया हम लोगों का केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो स्टेट के आधार पर किया जाता है और इसमें हम लोग मैटर को जो है वो 3 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी 2 स्टेट होता है, एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पर जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोगों को अपने सिलेबस में रहना है, तो बाकी 2 को हम लोग छोड़ देंगे और अब हम लोग सिर्फ 3 पे फोकस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी हम लोग कहेंगे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग मैटर को जो है वो 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सवाल उठता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल सब अपने पोजीशंस पर फिक्स होते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है सॉलिड स्टेट में, जिसके कारण वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि सॉलिड जो है उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और साथ ही साथ डेफिनेट शेप भी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पेन है इसको हम लोग कहीं पर भी रखें, इसका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। और साथ ही साथ जो है अगर हम लोग इसका वॉल्यूम भी अगर मेजर करें तो वो भी हर एक जगह हम लोगों का सेम होगा। यानी सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शंस बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण वो सभी एक दूसरे से बंधे होते हैं। वो सिर्फ अपने पोजीशन पर जो है वो हिल-डुल सकते हैं, पर अपने पोजीशंस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग कहें लिक्विड, तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनको थोड़ा मूवमेंट अलाउ कर दिया जाता है, यानी वो इधर उधर घूम सकते हैं पर वो एक सर्टेन स्पेस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन तो है पर उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा सॉलिड में है। यानी सॉलिड की तुलना में उनके पास कम अट्रैक्शन है, जिसके कारण वो अपने गिवन वॉल्यूम में इधर उधर घूम सकते हैं। और यही कारण है कि लिक्विड का जो है वो शेप है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो डेफिनेट नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट है। अगर आप एक ग्लास वाटर को आप जग में रखिए या फिर किसी दूसरे कंटेनर में रखिए, उसका जो वॉल्यूम होगा वो उतना ही होगा जितना एक गिलास में था, लेकिन जो शेप है वो अब हम लोगों का चेंज होगा। अगर हम लोग जग में रखेंगे तो जग का शेप ले लेगा, बकेट में रखेंगे तो बकेट का शेप रख लेगा। यानी लिक्विड जो है उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है पर शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शंस है वो सॉलिड की तुलना में कम है, जिससे वो अपने वॉल्यूम में इधर उधर घूम रहे हैं। अगर हम लोग गैस के बारे में बात करें तो उनके पार्टिकल्स के बीच में इतना कम अट्रैक्शन होता है कि उनके पार्टिकल्स सब एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। उनके बीच में अट्रैक्शन तो है पर सॉलिड और लिक्विड की अगर हम लोग कंपैरिजन में कहें तो बहुत ही कम अट्रैक्शन है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि गैसेस का जो है अपना वॉल्यूम नहीं होता है। उसको जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम हो जाता है और वो उस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर, है ना, डेफिनेट शेप। तो अगर हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस को 2 लीटर के कंटेनर में रख देंगे तो हम लोग कहेंगे कि उसका वॉल्यूम 2 लीटर है। फिर उतना ही गैस को अगर हम निकाल के 5 लीटर के कंटेनर में डाल देंगे तो हम लोग कहेंगे कि उसका गैस का वॉल्यूम 5 लीटर है। यानी गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, उसको हम लोग जिस कंटेनर में रख रहे हैं उसी का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम हम लोगों का हो जाता है। आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि अभी तो हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, पर सपोज कीजिए अगर ये क्लास क्लासरूम में होता तो हम लोग क्या करते, तो सारे बच्चे अपने पोजीशन पर बैठे रहते
और जो टीचर है वो किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होते। तो जब क्लास चल रहा होता है तो आप देखेंगे कि जो बच्चे जहां पर बैठे हैं वो वहीं पर रहेंगे और टीचर एक जगह से पढ़ा रहे होंगे। यानी जो क्लासरूम का जो वॉल्यूम है वो फिक्स हो गया, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है। तो वॉल्यूम फिक्स हो गया और कोई बच्चा अपने जगह से उठकर कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा वहां उस समय डिसिप्लिन जो है वो ज्यादा रहेगा। तो जब क्लास चल रहा है तो सब बच्चे अपने जगह पर फिक्स हैं, तो वॉल्यूम भी फिक्स हो गया और शेप भी फिक्स हो गया। तो ये जो है इसको हम लोग सॉलिड से रिलेट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं और बैठ गए हैं, लेकिन अभी जो टीचर है वो नहीं आए हैं। तो क्या होगा, थोड़ा डिसिप्लिन कम होगा। एक स्टूडेंट उठकर दूसरी जगह जाकर अपने फ्रेंड से बात कर सकता है, पर वो क्लासरूम को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये डर होगा कि टीचर कभी भी आ सकते हैं। यानी वो अपने क्लासरूम में इधर उधर कहीं भी घूम सकता है, पर अपने क्लासरूम को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है। यानी जब क्लास में टीचर नहीं आए हैं और क्लास का टाइमिंग हो गया है, सब बच्चे आ चुके हैं, तो डिसिप्लिन हल्का कम रहेगा। यानी बच्चे एक सर्टेन वॉल्यूम में इधर उधर घूम रहे होंगे। वो जो स्टेट है उसको हम लोग लिक्विड से कंपेयर कर सकते हैं। अब सवाल उठता है गैस क्या हुआ? तो अगर क्लास जो है वो अगर खत्म हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा? तो कोई भी बच्चा जो है वो स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए, क्योंकि अब जो है अब यहां पर कोई टीचर नहीं है, क्लास भी ओवर हो चुका है, अब वो फ्री है, कहीं भी जा सकता है। तो उस समय हम लोग रिलेट कर सकते हैं गैस से। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग क्लियर हो गए। सॉलिड में डिफिनिट वॉल्यूम है, डिफिनिट शेप है। लिक्विड में डिफिनिट वॉल्यूम है पर शेप डिफिनिट नहीं है। और गैस के पास ना तो डिफिनिट वॉल्यूम है और ना ही डिफिनिट शेप है, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। अब यदि हम लोग मैटर को केमिकली अगर हम लोग क्लासिफाई करें, तो मैटर को हम लोग दो ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर्स। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें हम लोगों का जो मैटर का जो कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, जबकि मिक्सचर्स में दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स किसी भी रेशियो में मिले रहते हैं। प्योर सब्सटेंसेस जिनमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है उनको हम लोग फर्दर दो ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में सभी एटम्स एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि कंपाउंड्स में एक से अधिक टाइप के हमारे एटम्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग कॉपर का एक छोटा टुकड़ा लें और उसमें अगर हम लोग सभी एटम्स को देखें तो सभी एटम्स जो है कॉपर के वो एक समान होंगे, ठीक है। जबकि अगर हम लोग वाटर को देखें जो कि एक कंपाउंड है, तो उसमें दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं, एक हमारा हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, और उनका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स्ड है। जैसे वाटर में हमेशा हाइड्रोजन के दो एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का एक एटम होगा, यानी यहां पर फिक्स्ड कंपोजिशंस है। जबकि मिक्सचर्स को अगर हम लोग देखें तो उनको भी हम लोग दो ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हम लोगों का होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनमें जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है। यानी अगर आपके पास एक गिलास वाटर है और उसमें अगर आप 1 ग्राम सॉल्ट डाल देते हैं तो वो सॉल्ट जो है वो पूरी तरह से उस वाटर में घुल जाएगा। और अगर आप कहीं से भी 1 ml अगर आप निकालेंगे उस सॉल्यूशन का, तो उस 1 ml में हमेशा अगर आप 1 ml करके 2 बार निकाल रहे हैं तो हमेशा जो सॉल्ट का अमाउंट होगा वो दोनों में सेम होगा, यानी जो मिक्सचर बनेगा वो यूनिफॉर्म होगा। जबकि हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। जैसे जो हम लोग चावल खरीदते हैं तो आप देखेंगे उसमें छोटा छोटा जो है वो टुकड़ा जो है वो उसमें रहता है, तो वहां पर जो
आपका जो चावल है और उसमें जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं दूसरे स्टोन्स के या किसी भी मिट्टी के हो सकते हैं, वो सब जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर्स को दो ढंग से हम लोग क्लासिफाई किए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और साथ ही साथ हम लोग प्योर सब्सटेंस को भी दो ढंग से क्लासिफाई किए, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। अब हम लोग एलिमेंट के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एलिमेंट वैसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें हीलियम, तो हीलियम एक इनर्ट गैस है, और अगर हम उसके सारे एटम्स देखें तो वो एक ही प्रकार के होंगे, इसलिए हीलियम जो है वो एक एलिमेंट है। उसी तरह से अगर हम लोग कॉपर कहें, सोडियम कहें, मैग्नीशियम कहें, ये सभी एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें सभी एटम्स जो हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। तो अगर हम लोग कुछ यहां पर देखें तो एलिमेंट जो है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, और अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो जैसा कि अभी हम लोग ने देखा, हीलियम जो है वो एक एलिमेंट है, कॉपर जो है वो एक एलिमेंट है, सोडियम जो है वो एक एलिमेंट है। अगर हम लोग कहें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, और अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन के एक एटम फ्रीली नेचर में नहीं पाया जाता है, वो अपने एक दूसरे एटम के साथ मिलकर H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसलिए जब हम लोग हाइड्रोजन गैस बोलते हैं तो इसका मतलब H2 होता है। जिस तरह से जब हम लोग ऑक्सीजन गैस बोलते हैं तो वो हम लोगों का मतलब O2 से होता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर दोनों एटम जो है वो एक समान है, सेम नेचर के हैं, और इसीलिए ये एलिमेंट का एग्जाम्पल हुआ। अगर हम लोग फास्फोरस देखें तो फास्फोरस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P4 से। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो चारों एटम्स हैं, है ना, वो एक समान है, इसलिए P4 भी एक एग्जाम्पल है एलिमेंट का। अगर हम लोग सल्फर बोले तो नॉर्मली हम लोग सल्फर को SH से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग 8 एटम्स देख रहे हैं वो सब एक ही नेचर के हैं, और इसीलिए SH जो है वो एग्जाम्पल हो गया एलिमेंट का। ठीक है, अब अगर हम लोग कहें कि ओजोन क्या है, तो हम लोग जानते हैं ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो O3 है। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एक एलिमेंट जो है वो नेचर में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग अपने एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो जो ऑक्सीजन है वो यहां पर O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर जब हम अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहां जो एलिमेंट ऑक्सीजन है वो O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसी चीज को हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। यानी अगर एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है तो उन सारे फॉर्म्स को हम लोग एक दूसरे का एलोट्रॉप्स कहते हैं। यानी हम लोग कहेंगे कि O2 एंड O3 आर एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह अगर हम लोग एलिमेंट कार्बन को देखें तो वो नेचर में डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है या फिर ग्रेफाइट के फॉर्म में, और एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग फुलरेंस कहते हैं, पर उसको अगर हम लोग साइड कर दें अभी तो हम लोग कहेंगे कि जो एलिमेंट कार्बन है उसके मेनली दो एलोट्रॉप्स हैं, एक डायमंड हो गया और एक ग्रेफाइट हो गया। उसी तरह जो फास्फोरस है उनके भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी जो एलिमेंट फास्फोरस है वो भी नेचर में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जैसे व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। इसलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि O2 एंड O3 आर एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर एक बात समझना है कि ओजोन जो है वो कंपाउंड नहीं है, ये एलोट्रॉप है। किस एलिमेंट का? ऑक्सीजन का। ठीक है, और उसी तरह हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड किसे कहते हैं। तो जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें एक से अधिक प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग वाटर देखें तो वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो प्रकार के एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। उसी तरह अगर हम लोग मीथेन देखें तो उसमें भी दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो वैसे प्योर सब्सटेंस जिसमें एक से अधिक प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। यानी हम लोग कहेंगे कंपाउंड, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि इट कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एग्जाम्पल लें वाटर, तो ये एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अगर हम लोग कहेंगे मीथेन तो ये भी एक कंपाउंड हो गया। अगर हम लोग कहें अमोनिया तो ये भी एक कंपाउंड हो गया। अगर हम लोग कहें एसिटिक एसिड तो ये भी एक कंपाउंड हो गया। अगर हम लोग कहें ग्लूकोज C6H12O6 तो ये भी हमारा कंपाउंड हो गया क्योंकि इसमें तीन डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो एलिमेंट में एक ही प्रकार के एटम्स होंगे जबकि कंपाउंड में एक से अधिक टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे कहेंगे हम लोग एटम। एटम क्या होते हैं? तो एटम एलिमेंट के वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जिनका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग कहें हीलियम, तो हीलियम एक एलिमेंट है और अगर हम उसके एक एटम के बारे में बात करें तो वो एक एटम जो है हीलियम का वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस है, वो किसी के साथ कंबाइन होना नहीं चाहता है। तो हीलियम एक एलिमेंट है और अगर हम उसके एक एटम के बारे में बोलेंगे तो उनके एक एटम का फ्री एग्जिस्टेंस है। जबकि अगर हम लोग हाइड्रोजन कहें तो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, लेकिन अगर हम उसके एक एटम के बारे में बात करें H तो उसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी एक एटम जो है हाइड्रोजन का वो नेचर में है ना फ्रीली नहीं पाया जाता है, वो अपने किसी दूसरे एटम से ही कंबाइन करके H2 के फॉर्म में होता है। इसीलिए जो एटम होते हैं है ना उनका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम लोग यहां पर बोले एग्जाम्पल में ले अगर हम लोग हीलियम तो इसका फ्री एग्जिस्टेंस है, लेकिन अगर हम लोग यहां पर हाइड्रोजन लिखते हैं तो इसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। उसी तरह हम लोग यहां पर कहेंगे कि ऑक्सीजन का भी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, नाइट्रोजन का भी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये सब जो नेचर में है वो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में पाया जाता है और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है। यानी जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एलिमेंट हुए उनके जो एटम्स हैं वो उनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये सब हम लोग के एग्जाम्पल्स जो हुए वो है ना एटम के हुए, इसका फ्री एग्जिस्टेंस है लेकिन इन सब का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट या फिर कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। यानी मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग कहें O2, तो O2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है क्योंकि ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिल जाते हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है ना, और ये नेचर में इनका फ्री एग्जिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो ये
मॉलिक्यूल है किसके, एलिमेंट के। अगर हम लोग यहां पर कहें मीथेन CH4, तो ये जो है ये मॉलिक्यूल है किसके, कंपाउंड के, क्योंकि इसमें एक से अधिक टाइप के जो है वो एटम्स हैं। यानी CH4 कंपाउंड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही साथ मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह O2 जो है वो एलिमेंट ऑक्सीजन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही साथ उसके एक मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग कहें अमोनिया, तो ये भी मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका फ्री एग्जिस्टेंस है। अगर हम लोग कहें यहां पर यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, है ना, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि इसका फ्री एग्जिस्टेंस है। और अगर हम कहें यहां पर हीलियम, तो क्या ये एक मॉलिक्यूल है? तो पहले हम लोग समझते हैं क्या इसका फ्री एग्जिस्टेंस होता है। तो हाँ, हीलियम का जो एक एटम है वो नेचर में फ्रीली पाया जाता है। यानी जो ये हीलियम का जो एक एटम है उसको हम एक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। यानी जो इनर्ट गैस के जो एटम है उसको हम लोग मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। इस बात को बहुत, है ना, इंपॉर्टेंट समझना है। और ऐसे ही हम लोग एटम को कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम है। यानी हीलियम भी एग्जाम्पल हो गया एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। और इसी को हम लोग यहां पर कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जिसमें सिर्फ एक ही एटम होते हैं। तो अगर हम कहें कि CH4 क्या है, तो आज के बाद आप कहिए कि CH4 जो है एक कंपाउंड है और साथ ही साथ उस कंपाउंड का ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। O2 क्या है, O2 एक एलिमेंट है और साथ ही साथ उसके एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मॉलिक्यूल को कैसे पहचानेंगे, तो जिसमें भी एक से ज्यादा एटम दिख जाए। जैसे इसमें कितने एटम है, 2, इसमें टोटल 5, कार्बन के 1 और हाइड्रोजन का 4, इसमें टोटल 4 एटम्स है, नाइट्रोजन के 1 और हाइड्रोजन के 3। तो जिसमें भी हमको एक से ज्यादा एटम्स दिखाई दे वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल। और अगर उसमें एक एटम है तो हमको देखना पड़ेगा, अगर वो एटम इनर्ट गैस का हमको दिख रहा है तो उसको भी हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन क्या हम लोग कॉपर Cu को मॉलिक्यूल कहेंगे? नहीं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में नॉर्मली जो हम लोग देखेंगे एक से ज्यादा एटम्स होते हैं, लेकिन जब हम लोग इनर्ट गैस का बात करेंगे तो उसमें हम लोगों का एक ही एटम रहेगा और उसी को हम लोग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं।